तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं अपने लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, 6 तक के हमने क्या किया है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड करा दिया है। ये 7वां चल रहा है। तो जिन लोगों का एग्जाम है दोस्त, वीडियो शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन दोस्त हम काफी सेलेक्ट करके क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा और पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे हम इसका पीडीएफ सेंड कर ही देते हैं। तो देख लीजिए, अभी नोट उठ कर लीजिएगा, कॉपी कलम उठा करके, बाकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की या चाहे टेक्नीशियन 1 वाले, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसकी बात बता रहे हैं दोस्त, एग्जाम में कभी भी नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका सही में से गलत मार्क्स जो है कट जाएगा, फिर मार्क्स आपका घट जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि चलिए ठीक है हमने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, हमें 80 तक के जाना है, तो गलती सलती मार करके जो है 80 क्वेश्चन नहीं पूरा दीजिएगा। ठीक है, 50 है कोई बात नहीं है, 85 तक के अटेम्प्ट किए कोई बात नहीं है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुतों लोगों का क्या होता है कि कम नंबर आता है, उसका भी बढ़ जाता है, बहुतों का बढ़ा हुआ नंबर भी कम जाता है। इसलिए नेगेटिव अटेम्प्ट मत कीजिएगा, नेगेटिव करके अपने आप को जो है पीछे कर दीजिएगा। इसलिए नेगेटिव बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिएगा। जहां तक कि होगा, जो भी होगा, जितनी औकात है आपके पास, जितनी क्षमता है, जितना आपने पढ़ा है दोस्त, उतना ही अटेम्प्ट कीजिएगा। उससे ज्यादा नेगेटिव नहीं जाना है हमें, जो आ रहा है बस उसी पे चलना है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं अभी कि जो ये 7 नंबर सेट जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत सारे हमने कलेक्ट करके लेकर के आए हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम के लिए। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक के, आप देखते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन का क्या करता है कि हम डिस्कशन कराते चलते हैं, अब दिखाते चलते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लायक है और आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है कि आलू में कहता है कि कायिक प्रवर्धन जो है वो किसके द्वारा होता है। तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, हमें ये जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ये पूछ देता है कि आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो आलू का जो है कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आलू का हम लोग दोस्त ताना वाला भाग खाते हैं, यही ना खाते हैं, तो आलू का ताना खाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इसमें। अब ये दे दिया है कि आलू का जो है कायिक प्रबंधन के बारे में दे दिया है कि कायिक प्रबंधन जो है ये किसके द्वारा होता है, हमें यह जानना है। देखिए, कायिक प्रबंधन जो होता है वो ताना द्वारा होता है, ताना कंद द्वारा होता है। किसके, ताना कंद द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ताना कंद द्वारा होता है। जैसे कि आलू का देखते होइएगा, तो आलू में क्या होता है कि छोटे छोटे आंख निकले होते हैं, मुकुलन जो होता है सो वही क्या होता है कि मिट्टी के अंदर हम दबा देते हैं, दबाने के बाद जो है कुछ समय के बाद वही क्या होता है कि पौधे का रूप ले लेता है, और उसी के जड़ से क्या होता है कि बहुत सारे जो है आलू निर्माण होने लगते हैं, मतलब कि बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कायिक प्रबंधन का ही एक जो है रूप होता है जो तानाकंद से बनता है, ठीक है। ये थर्ड नंबर आप आंसर बिल्कुल करेक्ट मारिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस सबका पीडीएफ आप ले लीजिएगा टेलीग्राम से। चलिए देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, देख लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्त, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों डाले गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे दिखाते चलते हैं, बने रहिएगा अंत तक के। देख लीजिए दूसरा नंबर, देख लीजिए दूसरा नंबर ये चीजें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा, मतलब कि ऊर्जा जो है कहता है कि उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसको मतलब कि पावर हाउस कहते हैं एक तरह से कहिए। तो दूसरे तरीका से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर में कौन सा जो है पावर हाउस कहलाता है, कोशिका जो है सो, ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस कौन सा कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्त कोशिका का जो है पावर हाउस कहते हैं या बिजली घर कहते हैं, एक तरह से कहिए। तो किसी भी तरीका से आपको दे सकता है क्वेश्चन, घुमा फिरा करके, बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं है, इसको लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि अमाशय में भोजन का कहता है लगभग कितना समय तक के रहता है, ये जानना है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं वो अमाशय में जाता है, तो अमाशय में वो कितना देर ठहरता है ये जानना है। पचने की बातें अलग होता है और ठहरने वाला बात अलग होता है कि रुकता कितना देर है, पचना कितने देर में होता है। देखिए जब हम भोजन करते हैं तो अमाशय में जो भोजन जाता है वो कितने देर तक ठहरता है दोस्त, मैक्सिमम जो होता है वो 4 घंटे तक ठहरता है। कितना, 4 घंटे तक की मैक्सिमम। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 4 घंटे तक ठहरता है। अब 4 घंटे से 5 घंटे पूरे होते होते उसका क्या होता है कि पाचन की क्रिया हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पाचन की क्रिया अगर कहता तो 4 से 5 घंटे हम इसको मार देते रहे, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि न्यूरॉन में कोशिका कहता है कि न्यूरॉन में कोशिका का शरीर जो होता है वो सबसे लंबा जो है लंबा फाइबर को क्या कहा जाता है, ये हमें जानना है। तो कोशिका तंत्र में आप देखे होगा, न्यूरॉन्स में जो देखे होइएगा, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स में क्या होता है कि एक पतला सा जो आपका क्या होता है कि
एक जो है लंबा जो है तंतु सा जो है क्या होता है कि निकला होता है फाइबर, उसी को क्या कहते हैं कि हम लोग जो है एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन। लंबे जो फाइबर के रूप में होता है निकला हुआ, उसको एक्सोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि एक्सोन कहते हैं। डेंड्राइट्स जानते हैं कि वो जो है क्या होता है कि इस तरह से जो है फैले होते हैं पतले पतले धागे की तरह, वो डेंड्राइट्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि सूचना को कलेक्ट करने का काम करता है, और इसी एक्सोन के माध्यम से क्या होता है कि दूसरे जो है तंत्रिका तंत्र में ये जाता है सूचना जो होता है सो, ठीक है, एक्सोन के जरिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये कहता है कि शरीर का वह कौन सा भाग है जो क्या करता है कि तंत्रिका तंत्र में भेजे गए निर्देश पर क्या करता है कि प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो शरीर में अपना तंत्रिका तंत्र तो होता ही है, लेकिन तंत्रिका तंत्र के माध्यम से अगर कोई भी काम होता है तो उस पर वो क्या करता है कि हमेशा तैयार रहता है उसको प्रतिक्रिया देने के लिए। ठीक है, तो उसको दोस्त क्या कहते हैं, यही हमको क्वेश्चन कहा जा रहा है। देखिए उसको जो कहते हैं वो इफेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टर। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि उसको इफेक्टर कहते हैं, प्रभावक जिसको कहते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर कोशिका हलचल करती है तो उसका सूचना जो है जब जाता है तो उसको जो इफेक्टर जो होता है उसको क्या करता है? प्रतिक्रिया देने का काम करता है। और रिसेप्टर क्या होता है कि कोशिका के द्वारा जो भी सूचना होती है उसको रिसेप्ट करने का काम करता है, नाम से ही पता चलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रतिक्रिया देने का काम इफेक्टर करता है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पौधे के कहता है पौधे में से जो है परिपक्व जो पत्ती होती है या फल जो होती है वो परिपक्व होने के बाद जो है निम्नलिखित में से किसके कारण की क्या होता है कि वो गिर जाती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिएगा पौधे में क्या होता है कि पत्ती जो होता है क्या होता है कि थोड़ा सा जो है परिपक्व होने के बाद वो पक जाता है, अब पकने के बाद जो है वो गिर जाता है। चाहे फल ही हो गया तो फल क्या होता है कि पकने के बाद जो है वो पेड़ों से डाली से गिर जाता है। तो इसमें से कौन ऐसा काम करता है, कौन है जो उसको गिराने में मदद करता है, हमें ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए आपको करेक्ट बताते हैं, एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर जो आप देख रहे हैं एब्सिसिक एसिड, ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। यही क्या करता है कि पौधों के पत्ती या फल जो होता है उसको जो है परिपक्व करने का काम करता है, एक तरह से झाड़ने का काम करता है पेड़ों से। तो ये यही एसिड। अब बाकी जो आप देख रहे हैं ये ऑक्सीन देख रहे हैं और ये जिबरेलिन जो देख रहे हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये जिबरेलिन, ये दोनों क्या करता है कि उसको जो है वृद्धि में मदद करता है। क्या करता है? वृद्धि में मदद करता है। तो ध्यान रखना है, ये चीजें पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि आहार नलिका, कहता है कि कौन सा क्षेत्र जो है आहार नलिका, कौन सा क्षेत्र जो है ये भोजन को अवशोषित करने का काम करता है, ये जानना है। तो जो देखिए आहार नली हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो है उसमें से प्रोटीन या वसा जो भी चीज होता है उसको अवशोषण करने का काम कौन करता है? दोस्त छोटी आंत। कौन करता है? छोटी आंत। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि छोटी आंत करती है। ठीक है, अब छोटी आंत में जान लीजिए कि उंगली जैसा, फिंगर जैसा क्या होता है कि बहुत सारे जो संरचना होता है लाखों के तादाद में होते हैं। वही क्या करता है कि प्रोटीन वसा को संश्लेषित करने का काम करता है। वही क्या होता है कि ये छोटी आंत में रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, ये भी सवाल आते हैं दोस्त, उसको जो है बिनाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, वही उंगली जैसा जो संरचना होता है इसको वही क्या करता है कि प्रोटीन वसा को जो है कलेक्ट करता है और उसके बाद जो अपचा चीजें होती है उसको जो है बड़ी आंत में भेजने का काम करता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कवक में पाए जाने वाला जो है कहता है कि पोषण का तरीका क्या होता है। तो कवक में जो पोषण होता है, कवक अपना पोषण कहां से करते हैं? तो मरे हुए जीव जंतु जो होते हैं वहीं से अपना कवक क्या करता है कि अपना पोषण करता है। तो उसमें मृतजीवी पोषण होता है। क्या होता है? मृतजीवी पोषण। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि मृतजीवी पोषण उसमें होता है। मरे हुए जीव जंतुओं से क्या होता है कि अपना भोजन ग्रहण करते रहता है। चलिए फंक्स जो होता है सो देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसका जो है कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है, ये जानना है। ठीक है, तो किसमें जो है कोशिका में जो है आपका केंद्रक मौजूद नहीं होता है, ये जानना है। तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर तो ये कह रहा है कि आपको यूकैरियोटिक जो है कोशिका, क्या इसमें नहीं होता है? दूसरा नंबर प्रोकैरियोटिक दे दिया है। तीसरा नंबर कहता है कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों, क्या ये या इनमें से कोई नहीं? दोस्त किसमें? देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में क्या होता है कि आपका कोशिका का केंद्र मौजूद नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, न इसमें होता है न इसमें होता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन, देखिएगा। देख लीजिए ये अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि शरीर में ग्लूकोज है, शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है इंसुलिन छोड़ती है, ये हमें जानना है। ठीक है, कोशिका इंसुलिन छोड़ती है कौन सी, ये हमें जानना है। देखिए आपको ये पता है ही कि इंसुलिन का स्त्राव कौन करता है?
अग्नाशय करता है। अग्नाशय क्या करता है कि इंसुलिन का स्राव करता है, ध्यान रखिएगा चीजें। आप पित्त का स्राव जो है यकृत करता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अग्नाशय क्या करता है कि इंसुलिन का स्राव करता है, लेकिन इंसुलिन का स्राव कब किस कोशिका के थ्रू करता है? तो अग्नाशय में क्या होता है ना कि दोस्त बीटा कोशिका पाई जाती है। बीटा कोशिका से ही क्या होता है कि आपका इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि बीटा कोशिका ही क्या करता है कि इंसुलिन छोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सामान्यतः कहता है कि पौधे के किस भाग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, हमें ये चीजें जानना है। तो जहां पे हरी वाली भाग होता है वहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है, चाहे हरा वाला भाग कहीं हो। तो हरा वाला भाग होगा कहां पे, जहां पे क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। तो जहां भी क्लोरोप्लास्ट होगा, जहां भी वो जो है क्लोरोप्लास्ट वाला जितने भी अन्य भाग होंगे उस सभी में क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो पत्ती में तो पाया ही जाता है क्योंकि पत्ती हरी होती है। तो पत्ती और जितने भी अन्य भाग होते हैं जहां पे क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। कि पत्ती और अन्य भाग में जहां पे क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं उस सभी में क्या होता है कि आपका ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती रहती है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। हाँ, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि डायफ्राम जो होता है गर्भ निरोधक कहता है कि एक जो है साधन होता है। डायफ्राम क्या होता है, गर्भ निरोधक एक साधन होता है जो यह डैश में स्थित होता है, हमें यह जानना है। तो डायफ्राम जो होता है जान लीजिए कि यह महिलाओं में लगता है, ठीक है, जो गर्भ निरोधक होता है, ठीक है। तो ये लगता कहां पे है, हमें ये चीजें जानना है, ठीक है। तो देखिए महिलाओं के गर्भाशय जो होता है, सर्विक्स जो होता है उसके ठीक जो है ऊपर में लगता है वो, ठीक है। डायफ्राम जो होता है सो वो गर्भ निरोधक का काम करता है। तो ये गर्भाशय के ठीक ऊपर लगता है, ये ध्यान रखना है, जिसको गर्भाशय मतलब कि सर्विक्स कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि सर्विक्स ठीक उसके जो है ऊपर लगता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि समजातीय गुणसूत्र जो नर और कहता है कि मादा दोनों में मौजूद होता है, हमें यह जानना है कि इसमें से कौन सा है जो नर और मादा दोनों में पाई जाती है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। अगर आपको पता ही होगा कि गुणसूत्र जो है महिला या पुरुष में चाहे मादा में कहता है ना कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े यानी कि 46 को होता है। लेकिन अब ये चीजें जाना है हमको कि इसमें से कौन होगा जो आपको क्या है कि समजातीय गुणसूत्र होगा, मतलब कि पुरुष में भी होगा महिला में भी होगा, दोनों में मतलब ये पाए जाते हैं। तो देखिए जब भी गुणसूत्र जो है महिला पुरुष में दोनों में जब पाए जाते हैं तो वैसे गुणसूत्र को दोस्त ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा ऑटोसोम्स। अब ये चीजें समझ लीजिए कि ऑटोसोम्स मतलब कहने का क्या मतलब। तो 23 जो है जोड़ा जो है गुणसूत्र होता है, यानी 46 को क्या होता है कि गुणसूत्र होता है 46 गो होता है, 23 जोड़ा होता है। तो ये 22 जोड़ा जो होता है क्या होता है कि पुरुष में और महिला में दोनों में मौजूद होता है। 22 जोड़ा जो होता है सो 23वां जोड़ा जो होता है क्या होता है कि डिफरेंट होता है। 23वां जोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो 22वां जोड़ा जो पुरुष और महिला में जो पाई जाती है उसी 22 जोड़े को दोस्त ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं महिला पुरुष दोनों में पाए जाते हैं उसी को ऑटोसोम्स कहते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जो है कार्बनिक यौगिक कहता है कि पृथ्वी पर सबसे जो है सबसे पहले विकसित हुई थी, ये हमें जानना है। तो इस ऑप्शनों में से पहले ये बता देना है कि जब जीवन पृथ्वी पर शुरू हुई थी तो कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले विकसित इसमें से कौन सा हुआ था, हमें यह जानना है। देखिए आपने अगर अपारायनिक का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अपारायनिक का सिद्धांत में कहा भी गया था कि जितने भी जीव जंतु हुए थे वो किस सिद्धांत पे मतलब विकसित हुए थे, रासायनिक विकास के सिद्धांत पे विकसित हुए थे। रासायनिक विकास के सिद्धांत में विकसित हुए थे, उसमें क्या कहा गया था दोस्त कि जितने भी जीव जो बने होते हैं वो कार्बनिक चीजों से मिलकर के बने होते हैं। कार्बनिक चीज जो होते हैं वो क्या होता है कि और कार्बनिकों से ही मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उस समय जो कार्बनिक अकार्बनिक की बातें जो कर रहे थे अपारमाणिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है सबसे पहले आया था, जिससे जीवों का जो है विकास हुआ था, जीवन का विकास हुआ था। किसके वजह से? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की वजह से। ध्यान रखना है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ये सब सवाल। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या संभावना है कि नर संतान जो होगा वो लड़का होगा। इसकी क्या संभावना है, इसमें से आपको देख करके बता देना है कि क्या संभावना है क्या नहीं है। देखिए लड़का हो या लड़की हो, ये संभावना जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, ये 50-50% चांसेस होते हैं।
कि लड़का होगा कि लड़की होगा। जरूरी नहीं है, कोई 100% नहीं कह सकता है कि लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, ये 50-50 चांसेस होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन मार देंगे कि 50%। ठीक है, 50% ये संभावना प्रोबेबिलिटी है कि लड़का हो सकता है, बॉय हो सकता है या गर्ल्स हो सकता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि पोटास, पोटास जानते होइएगा जो हम लोग क्या करते हैं खेतों में जो है उर्वरक के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं, तो उस पोटास को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस ऑप्शनों में से देख करके हमें बता देना है। देखिए पोटास को, देखिए पोटास जब खेतों में डालते हैं तो डालने के बाद क्या होता है कि दोस्त उसमें उर्वरक डालने से क्या होता है कि खेतों की जो उपज होती है उसमें काफी जो है वृद्धि हो जाती है उपज में। तो उसे जो है एक तरह से कहिए तो ये मोती का राख कहा जाता है। क्या? मोती का राख, क्योंकि पोटास जो होता है क्या होता है कि काला होता है और राख की तरह होता है, इसलिए जो है मोती का राख कहते हैं, गोल गोल दाने के रूप में होता है, इसलिए उसे मोती के राख के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आंसर मार दीजिएगा कि मोती के राख के नाम से भी जो पोटास को हम लोग जानते हैं उर्वरक जो होता है सो। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक विटामिन है। तो इन चारों में से ऑप्शनों में से देख के बता दीजिए कि कौन सा जो है एक विटामिन है, ये हमें जानना है। देखिए पहला नंबर तो ये चीजें कहता है कि ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आपको पता ही है, ठीक है, कि टमाटो में पाया जाता है, लेकिन इन चारों में से हमें देख करके बताना है कि कौन सा एक विटामिन है। देखिए आप अगर देखिएगा तो आपको देख के पता ही लग जाएगा कि ये थर्ड नंबर एस्कॉर्बिक एसिड, नहीं ये थर्ड, ये है, हाँ ये सेकेंड नंबर एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है कि एक तरह का जो है विटामिन है। कौन से विटामिन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, पता है ना। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है जो एक तरह का विटामिन ही है। बाकी जो देख रहे हैं ये एक तरह का एसिड है जो किसी न किसी चीज में मौजूद होता है। जैसे कि ये फॉर्मिक एसिड देखिएगा, तो फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड कहिए या फॉर्मिक एसिड कहिए, ये लाल चींटी में जो है, चींटियों में या बिच्छू के डंक में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि साबुन के सफाई का जो सिद्धांत होता है वो किस सिद्धांत पे जो है सफाई करता है, ये जानना है। देखिए साबुन को जब पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने के बाद क्या होता है कि उस पर झाग आता है, बबल्स आते हैं। बबल्स आते हैं तो वो क्या करता है कि पृष्ठीय तनाव जो होता है उसको कम, पृष्ठीय तनाव उस पर उत्पन्न होता है, जिससे उसकी क्या होता है कि डेंसिटी जो होती है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उस पे धूल कण या कहिए गंदगी जो होता है वो आसानी से साफ हो जाता है। तो किसके सिद्धांत पे काम करती है, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे काम करती है, ध्यान रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि पृष्ठीय सिद्धांत पे काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कि पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं पाई जाती है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में कौन नहीं पाई जाती है, हमें यह जानना है। देखिए कैल्शियम सिलिकेट जितने भी होते हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट में पाई जाती है। सिलिकेट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या होता है कि पोर्टलैंड सीमेंट में पाई जाती है। कोई नहीं पाया जाता है तो देख लीजिए इसमें सिलिकेट है, ये है, इसमें भी सिलिकेट है, इसमें एल्युमिनियम है, ये नहीं पाया जाता है। ये चौथा नंबर जो दिख रहे हैं ये पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, सीमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कहता है कि परमाणु ईंधन के रूप में किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो इन चारों में से बताइए कि परमाणु ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके नाभिकीय रिएक्टर सब होता है ना, तो उसके ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये प्रोनाउंस अगर देखिएगा इसको पढ़ करके तो सब आपको लगेगा कि एक ही है। जैसे कि मान लीजिए कि कैल्शियम हो गया, दूसरा नंबर आप देख लीजिए कि क्या है, थोरियम हो गया, तीसरा यूरेनियम हो गया, चौथा इसी तरह से आपको दे दिया है क्या, तो ये क्या है, प्लूटोनियम है। हाँ तो प्लूटोनियम, ये चारों प्रोनाउंस जो है बोलने में एक जैसा लगता है कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कैल्शियम, लेकिन इसमें से चारों में से हमें ये चीजें बता देना है कि किसका जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं परमाणु रिएक्टर में। तो परमाणु रिएक्टर में दोस्त ये कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका, कैल्शियम का नहीं करते, बाकी ये तीनों का जो है किया ही जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि परमाणु बम, जानते हुए कि यह परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करती है, विखंडन के सिद्धांत पे काम करती है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है कि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करती है। तो आपको ये चीजें बता देना है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करेगी। दोस्त हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पे काम करती है। किस पे, हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन पे क्या करता है कि हाइड्रोजन बम जो है सीधा काम करती है। परमाणु बम विखंडन पे काम करती है, ये ध्यान रखना है। चलिए हाँ देख लीजिए, कहता है कि अभ्रक क्या है। दोस्त अभ्रक क्या है, हमें ये चीजें जानना है। तो अभ्रक आपको पता है कि अभ्रक है क्या,
अवरक आपको बता दी। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आसानी से मार दीजिएगा। पहले देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्त, पहला नंबर ये चीज कह रहा है कि उष्मा और विद्युत दोनों का कहता है कि कुचालक है। गलत है, उष्मा विद्युत का दोनों का कुचालक नहीं है। जैसे ही उस पे उष्मा हिट दीजिएगा वो काफी जो है हिट होने लगता है, ठीक है, अवरक जो होता है सो, और ब्लास्ट करने की चांसेस रहती है अवरक का। तो ये क्या है कि अवरक जो है आपको उष्मा का जो है ये कहता है कि उष्मा विद्युत का कुचालक है, ये गलत है, दोनों का कुचालक नहीं होता है। अब दूसरा नंबर देखते चलते हैं। दूसरा नंबर आपको ये चीजें कह रहा है इसमें कि उष्मा और विद्युत दोनों का कहता है कि अच्छा संवाहक है, अच्छा संवाहक दोनों का भी नहीं है। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको ये चीज कह रहा है आपको कि उष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है, ये करेक्ट है। उष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का क्या है कि ये कुचालक है, ये अवरक जो होता है सो, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर आंसर क्या कीजिएगा कि इसको मार दीजिएगा, करेक्ट आंसर है ये अवरक के बारे में। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन जो है पृथ्वी की पपट्टी पर, मतलब भूपट्टी पर कहिए, है ना, पृथ्वी के भूपट्टी पर कहता है द्रव्यमान के जो है प्रतिशत मात्रा के संदर्भ में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, हमें यह जानना है। दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के भूपट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताना है, ठीक है। तो वही है क्वेश्चन इसमें कि पृथ्वी के भूपट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कौन, ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी के भूपट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में। लगभग कितना पाई जाती है, 46.5 से 47-48 जो है परसेंट जो है ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी के भूपट्टी पे, तो सबसे अधिक मात्रा में होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि वह परत जो क्या करता है कि रेडियो तरंगों को क्या करता है कि पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देता है। इसमें से हमको यह बताना है कि वो कौन सा जो वायुमंडल का परत है, ठीक है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, जितने भी सैटेलाइट होते हैं दोस्त, जाकर के इस आयन मंडल में ही जो है क्या होता है, क्या स्थापित किया जाता है। जब नीचे से रेडियो तरंग भेजी जाती है तो वहां से टकरा करके सैटेलाइट से फिर हमें क्या होता है कि हमारे पास में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन या मोबाइल संचार, जितना भी दूर संचार देख रहे हैं वो सब जो है सही से इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। तो कौन से मंडल में होता है, ये आयन मंडल से क्या होता है कि वापस टकरा करके ये आ जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार बताना है कि सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ये कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से बताइए कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार कौन सा छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है दोस्त। उनके अनुसार जो था वो परमाणु था। क्या था, परमाणु जो था वो सबसे छोटा कण था जो क्या है कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, परमाणु, एटम जो है सो, ठीक है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कहता है कि घरेलू फ्रिज जो होती है, फ्रिज का इस्तेमाल हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें सामान्यतः कहता है कि प्रशीतक के रूप में जो है किसका इस्तेमाल करते हैं ये जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख करके बताइए कि प्रशीतक के रूप में जो है किसका इस्तेमाल करते हैं फ्रिज में, हमें ये जानना है। देखिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि फ्रियोन गैस का, किसका, फ्रियोन गैस का प्रतिशत के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि फ्रियोन को प्रतिशत के रूप में घर में जो है घरेलू फ्रिज जो होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि 18 करेक्ट सोने में कहता है कि कितना शुद्ध जो है सोना होता है उसका अनुपात बताना है। तो 18 करेक्ट सोना कह दे या 12 करेक्ट कर दे या 20 करेक्ट कर दे, निकालेंगे कैसे ये जान लीजिए। बहुत लोग तो रटे होते हैं कि चलो ठीक है 18 करेक्ट सोना दे दिया, 75% टिक मार दो, ठीक है, तो टिक मार देते हैं। ये फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा, लेकिन अब निकालना भी जान लीजिए कि कैसे निकलता है। देखिए बहुत लोग तो जानते ही होंगे, जो मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है जानते ही होंगे। देखिए आपको करेक्ट बता देते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखिए 24% सोना क्या होता है कि 100% शुद्ध होता है। 24 करेक्ट सोना कहता है ना कि शुद्ध होता है, जो मतलब कि एक द्रव अवस्था के रूप में होता है। तो इसमें 24 करेक्ट सोना जो है आपका क्या हो गया, गोल्ड जो है आपका 100% शुद्ध है। इसमें से 1% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/24 हो जाएगा। 100/24 निकालना कितने में है, जितना में भी निकालना होगा, जरूरी नहीं कि 18% दे दे, 12% दे दे, 16% दे दे, 15% दे दे, जितना भी दे दे उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो 18% पे निकालेंगे तो 18% पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/24 इंटू जो है 18। अब कैलकुलेशन कीजिएगा कि आपका क्या आएगा कि 75% जो है आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये करेक्ट है, ये मेथड याद रखिएगा, इसी पे क्या कीजिएगा कि आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जल के निर्जलीकरण के लिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसका जो है व्यापक प्रयोग किया जाता है, हमें यह जानना है। तो जल के निर्जलीकरण के लिए जो है व्यापक रूप से किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, ध्यान रखना है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर कहिए या ब्रिंजक चूर्ण कहिए, इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर से या ब्रिंजक चूर्ण से क्या होता है कि क्लोरीन गैस का भी निर्माण किया जाता है, या पानी जो होता है उसको शुद्धिकरण में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहता है कि पानी में अगर रॉड डाल देते हैं तो वो हमें दूर से क्या होता है कि छड़ी जो होती है, ये रॉड जो होती है वो तिरछी जो है, टेढ़ी जो है प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होती है, किस कारण से होता है, ये जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इन चारों ऑप्शनों में से बता देना है। पढ़े होइएगा, आराम से मार दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पानी में रखी हुई छड़ या पानी में ग्लास में रखी हुई सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, या पानी की गहराई जो है वो कम नजर आती है, या पानी में तालाब में जो मछली होती है वो थोड़ा सा ऊपर नजर आती है। ये सभी क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। इस सबका एक ही कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है कि ये सभी जो है घटनाएं हमें दिखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो करेक्ट मार दीजिएगा ये सेकेंड नंबर की, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या होता है, हमें यह जानना है। देखिए ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है दोस्त, ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है कि एसी में क्या करता है, वोल्टेज को अप या डाउन करने का काम करता है। यही करता है, एसी जो करंट होती है उसमें वोल्टेज को क्या करता है, अप या डाउन करने का काम करता है। तो इसमें देख लीजिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि यह एसी वोल्टेज को स्टेप अप या डाउन करने का काम करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है सो। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, कौन करता है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है दोस्त कौन काम करता है, पता ही होगा, तो रेक्टिफायर करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है कि डीसी को एसी में बदलने का काम कौन करता है। तो डीसी को एसी में जब ले जाना होता है तो उसके लिए इन्वर्टर यूज करते हैं। घर में बहुत सा बैटरी लगाते हैं ना, इन्वर्टर, तो उसमें इन्वर्टर लगा होता है, नाम से ही पता चलता है। वो डीसी करंट बैटरी को, डीसी को क्या करता है, पूरे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है एसी के रूप में। तो वो क्या है कि इन्वर्टर होता है। बाकी इसको जो है रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। बच्चों वाली बात है, ये तो 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर। ये तो न बताते तो भी चल जाता रहा, लेकिन चलिए क्वेश्चन जब इसमें सेट हो गया है तो बता ही देते हैं कि कहीं आ गया तो फिर कहिएगा कि नहीं बताए, लेकिन इससे पहले कई बार तो पढ़ा ही चुके हैं आप लोगों को। चलिए देख लीजिएगा, कहता है कि कुलीजन नलिका, कुलीजन नलिका का प्रयोग जो है किसके उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, हमें यह जानना है। देखिए कुलीजन नलिका का जो प्रयोग जो है किया जाता है एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए। किसे, एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए मेडिकल फील्ड में जो इस्तेमाल किया जाता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए कुलीजन नलिका का प्रयोग किया जाता है, मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये कह दिया है इसमें कि ल्यूमेन एकक है, मतलब कि ल्यूमेन जो है वो इकाई है, यूनिट है। किसकी यूनिट है ये जानना है। तो ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का होता है। किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि ज्योति फ्लक्स का जो है यूनिट होता है ये ल्यूमेन होता है। कभी कभी कैंडला पढ़ते होइएगा तो कैंडला का ही ये पार्ट होता है ल्यूमेन, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि हम जो है पृथ्वी के क्या होता है कि पृष्ठ पर सूर्य से जो प्रकाश होती है तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार की किरण, अच्छा ऊर्जा नहीं दिया है, किरण वाली नहीं है क्वेश्चन। हाँ ये दूसरा है कि इस पृथ्वी पर क्या करते हैं ना, पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है, किस किरण पुंज में प्राप्त होती है, ये हमें जानना है। मतलब सूर्य से जो प्रकाश आती है पृथ्वी तक के वो किस किरण पुंज के रूप में आती है, ये जानना है। तो दोस्तों वो पैरेलल आती है। क्या आती है, पैरेलल आती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे लेजर लाइट जाती है ठीक उसी तरीका से जो है क्या होता है कि लेजर लाइट की तरह जो है प्रकाश पर समांतर रूप में आती है। तो ध्यान रखना है ये चीज। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि पैरेलल रूप में आती रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको ये कहता है कि शिकारी पक्षियां जो होती है सो, या आपको क्या होता है कि बधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ जो होता है सो, या डॉल्फिन जो होती है वो क्या करता है कि अपने परिघटना का इसमें से किसका प्रयोग कर लेता है, हमें यह जानना है। देखिए जो आपको हम बताते हैं कि जैसे डॉल्फिन हो गया या ये चमगादड़ हो गया, जब उड़ते रहता है तो रास्ते में ये पता कर लेता है कि रास्ते में क्या है क्या नहीं। कैसे पता कर लेता है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है। अल्ट्रासोनिक वेव से क्या कर लेता है कि रास्ते में जो भी वस्तु उसके रुकावट आती है उस पर टकराती है अल्ट्रा वेव, फिर रिटर्न आती है।
रिटर्न से वो पता कर लेता है कि हाँ आगे जो है कोई बाधा है। तो ये डॉल्फिन भी करता है, चमगादड़ भी करता है, अन्य पक्षी जो शिकारी होते हैं वो भी कर लेते हैं, ठीक है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी कर लेते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बार टकरा करके जाता है फिर दोबारा आता है, तो उसको क्या करते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि जो है इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसका, प्रतिध्वनि का जो है प्रतिध्वनि का की तरह जो है इस्तेमाल करते हैं। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि प्रतिध्वनि, ठीक है। ऐसे आपको साउंड में अगर दे देगा तो साउंड में जान लीजिए अल्ट्रासोनिक क्या करते हैं, जिसका रेंज जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की रेंज होती है, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहता है कि बादल, जब बादल क्या होता है कि गरजती है, तो गरजने के बाद क्या होता है कि आपको जो है प्रकाश पर बिजली की जो लाइट होती है वो सबसे पहले आपको दिखाई देती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद लगभग 19 से 20 सेकंड के बाद क्या होता है कि आपको जो है उसकी गर्जन सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? दो तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन ये आपको दिखा दिए हैं कि जब बादल गरजती है तो लाइट हमें पहले दिखाई देती है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछी जाती है कि कितने देर बाद सुनाई देती है, तो 18 से 19 से 20 सेकंड के बाद जो है क्या होता है कि हमें उसकी साउंड जो है गर्जन की साउंड सुनाई देती है। लाइट के देखने के 15 से 20 सेकंड के बाद हमें बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इतना ध्यान रखिएगा, टाइम याद रखिएगा, 15 से 20 सेकंड। क्यों हमें सुनाई देती है, पहले लाइट हमें क्यों दिखाई देती है, ध्वनि हमें बाद में क्यों सुनाई देती है? क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है ना वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की चाल आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वही ध्वनि की चाल देख लिए थे 332 मीटर पर सेकंड के आसपास में होती है, यही ना। तो ध्वनि की चाल कम होती है, जबकि क्या होती है कि प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो जिसका चाल ज्यादा होगा वो पहले धरती पर आएगा, तो प्रकाश पहले हमें दिखाई देती है। जबकि ध्वनि की चाल कम है तो वो उसे 15 से 20 सेकंड लगभग जो है आने में लग जाता है। तो 15-20 सेकंड के बाद क्या होता है कि वो हमें सुनाई देती है। ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इस वजह से हमें वो प्रकाश की पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है गया है इसमें कि सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किसके माध्यम जो है आती है, हमें यह जानना है, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता दिए थे, वही चीजें है विकिरण के माध्यम से। किसके? विकिरण के माध्यम से आता है, रेडिएशन के माध्यम से आता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि रेडिएशन के माध्यम से आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहता है कि तापमापी कहता है कि किस सिद्धांत पर जो है आधारित होती है, हमें यह जानना है। तो तापमापी युग्म जो होती है, ठीक है, कंपोनेंट जो होती है, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है ये हमें जानना है। देखिए वो जो तापमापी आपका युग्म जो होती है वो होती है सीबेक इफेक्ट पे। किस पे? सीबेक इफेक्ट पे काम करती है। तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि सीबेक इफेक्ट पे। सीबेक इफेक्ट पे क्या होता है कि मान लीजिए कि दो पोल है, एक तार से इधर से, दूसरा तार इधर से क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। एक को जब गर्म करते हैं, दोनों पे गर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं कि सीबेक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सीबेक इफेक्ट पे ही काम करती है, इसको ध्यान रखना है। तापमापी जो होती है सो, और उससे ताप में क्या होता है कि डिफरेंट हमको तार में देखने के लिए मिल जाता है, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर भी कर लेते हैं। चलिए ये थर्मामीटर वाला अलग है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि यदि केश नलिका का व्यास क्या कर दिया जाए कि दोगुना कर दिया जाए। व्यास केश नलिका जो होती है, केश तत्व जो होती है जिससे पानी ऊपर चढ़ती है, तो उसका व्यास क्या कर दिया जाए कि दुगुना कर दिया जाए। तो ये चढ़ने वाला जो तेल की ऊंचाई जो होती है वो कितना होगा ये जानना है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन आप बता दीजिए। देखिए आप एक तरीका हमेशा याद रखिएगा कि केश नली का व्यास दोगुना कर देगा तो वो आधा हो जाएगा, 4 गुना करेगा तो 1/4 होगा, 5 गुना करेगा 1/5 होगा, 6 गुना करेगा 1/6 होगा, मतलब कि ठीक उल्टा होते चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, व्यास जब दुगुना करेगा तो दुगुना मतलब 2 से गुना होगा, तो इसका क्या 1/2 उसका क्या हो जाएगी कि उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि आधा हो जाएगी। 2 गुना करेगा तो आधा हो गया, 4 गुना करता तो 1/4 में चला जाता रहा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज जान लीजिए कि केश तत्व में जो पानी या तेल जो ऊपर चढ़ती है एक निश्चित ऊंचाई तक के चढ़ती है, उसकी ऊंचाई जो है एक फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि 1 तल्ला से लेकर के 2 तल्ला 3 तल्ला तक के पानी चढ़ता चला जाए, तो फिर घर में मोटर लगाने की जरूरत नहीं होती। आराम से जो है पानी क्या करते, कपड़े डालते या ऊपर तक के जो है पानी को खींच लेते या पाइप के माध्यम से। तो एक क्या होता है कि निश्चित दूरी होती है, एक निश्चित ऊंचाई होती है, जहां तक कि क्या होता है कि पानी जो केश तत्व की प्रक्रिया से ऊपर चढ़ सकती है। उसकी ऊंचाई जान लीजिए कि कितनी होती है, 0.015 मीटर के आसपास में होती है। 0.015 मीटर, नोट कर लीजिएगा इसको, कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि रेलवे में ही पूछा जाए, आप और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वहां पूछा जा सकता है। साइंस तो हर फील्ड में पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, साइंस वहां पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि रेलवे के टेक्नीशियन या रेलवे में ही पूछा जाएगा, लेकिन चलिए रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, तो ये सिलेबस हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, 10th तक के हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चाहे यूपीएससी चले जाइए, चाहे बीपीएससी चले जाइए, चाहे कोई भी पीएससी में चले जाइए, चाहे आप एसएससी से लेकर के चाहे कोई भी फील्ड में, बैंकिंग क्षेत्र में चले जाइए या इंजीनियरिंग फील्ड में, दोस्त साइंस तो पूछा ही जाएगा पहले। तो साइंस पूछे जाते हैं, इसलिए यहां ना उपयोग में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो उपयोग में आ जाएगा, इसलिए पढ़ लीजिए अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर जॉब लेना चाहते हैं तो। चलिए देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक लड़की क्या है कि झूले पर बैठी हुई है, झूला पे बैठी हुई है, कुछ देर के बाद क्या होती है कि खड़ा हो जाती है, खड़ा होने के बाद कहती है कि उसकी आवर्त दोलन जो होती है उसमें क्या परिवर्तन आएगा, ये जानना है। देखिए लड़की जैसे झूले पे खड़ा होगी, उसकी आवर्त दोलन जो होती है, आवर्तकाल जो होती है वो घट जाएगी। क्या होगा, आवर्तकाल उसका घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि उसकी आवर्तकाल जो है वो घट जाएगी। घटेगी क्यों, जैसे झूला पर से वो खड़ा होगी, उसका ग्रेविटेशनल सेंटर जो होता है उसके सिर पे लगना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी दूरी क्या होती है कि कम हो जाती है। झूले या उसकी दूरी क्या होती है कि कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी आवर्तकाल क्या होती है कि कम जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अच्छा चलिए दोस्त, तो इतना क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड करके लेकर के आए थे आपके लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो एग्जाम होने वाली है उसमें आने की संभावना है। तो इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से आप ले लीजिएगा। जिन लोगों का अभी एग्जाम बचा हुआ है दोस्त, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जैसी की वैकेंसी आ रखी है उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे, आप लोग भी तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कब से बैच शुरू हो रही है, नहीं हो रही है। वैसे 1 जनवरी के बाद से हम बैच शुरू कर देंगे। किसके लिए करेंगे, ये लोग सभी लोग कमेंट किए हैं कुछ लोग, आप लोग भी क्या कीजिए कि दोस्त कमेंट करके बताइएगा कि अगला सीबीटी मतलब किसके एग्जाम के लिए जो है प्रिपरेशन कराया जाए, ये चीजें उसी का हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है चैप्टर बाय जो है पूरा तरह से साइंस और जितने जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी प्रिपरेशन कराते रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहले से कर रखे हैं दोस्त लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में ये चीजें जरूर बताइएगा कि अगला कौन सा क्लास शुरू किया जाएगा, ये चीज कमेंट में बताइएगा कि अगला प्रिपरेशन किसके लिए कराया जाए। ठीक है, क्योंकि मोटिवेट होते हैं आप लोगों से ही, तो आप लोग बताइएगा, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे कि क्लास को स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दीजिए कि फिर मिलेंगे हम अगले बार, कल ही मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए सेट के साथ, एक नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक जय हिंद दोस्तों।